हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसमें फिनिश प्राप्त होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, पहली बात तो आप देखिए, हाई सरफेस फिनिश मिलता है, हाई सरफेस फिनिश कितना, मिलीमीटर के हजारवें भाग तक, मिलीमीटर के हजारवें भाग तक हमको क्या मिल जाता है, मिलीमीटर के हजारवें भाग तक हमको सरफेस फिनिश मिल जाता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें कि जो कटिंग एजेस होती हैं, यानी कि आपने लोगों ने सुना होगा एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को क्या हो गया, जो टर्निंग टूल हो गया हमारा वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, जो शेपर में टूल लगा रहता है वो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया। लेकिन आप बात करें ड्रिल की, रीमर की, टाइप वगैरह की, ये तो ये सब कैसे टूल हैं, ये सब है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। लेकिन अब जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है ये भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें ड्रिल की, तो ड्रिल में कितनी कटिंग एजेस होगी, 10 होंगी। मतलब एक मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। ठीक है, रीमर की बात करें तो 10-12 कटिंग एजेस होंगी। लेकिन जो इसमें कटिंग एज होती हैं, यानी कि जो कटाई करने वाली कोरें होती हैं, इसमें कितनी होती हैं, 1000 से ज़्यादा होती हैं। यानी कि इसमें हजारों कटाई कोरें यानी कि कटिंग एजेस होती हैं, कटिंग एजेस होती हैं। तो इसका उपयोग हम लोग शुद्धता के लिए करते हैं। दूसरा क्या है, कटिंग एजेस होती हैं। तीसरा इसका उपयोग की बात करें तो कोई भी टूल हो गया, विभिन्न टूलों, ठीक है, जैसे हमारा कोई भी टूल हो गया, आप ले लीजिए बोरिंग टूल हो गया, टर्निंग टूल हो गया, ठीक है, छेनी हो गया, टर्निंग टूल ये अलग हो गया, छेनी हो गया, रीमर हो गया, इत्यादि की क्या करने में, धार बनाने में। ठीक है, इत्यादि टूलों की धार बनाने में, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, स्प्लाइन, ग्रूव तथा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको आगे की कहानी पे ध्यान देना है जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन एक बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो स्प्लाइन, ग्रूव तथा कटाई वक्राकार सतहें बनाने में। ठीक है, ये आप हो गया इसका सिंपल बेस समझ लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ जहाँ से हमारा प्रश्न बनेगा। ठीक है, जहाँ से हमारा क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण। हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण। हेडिंग डालिए ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण। देखिए पहले चीज़ों को समझिए। मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, एक ग्राइंडिंग व्हील बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका साइड व्यू दिखाया गया है। तो साइड व्यू अगर किसी भी सर्कुलर चीज़ का लेंगे तो ऐसे ही आएगा, ड्राइंग में आप लोगों को पता ही है। और ये क्या है, ये है एब्रेसिव कण, एब्रेसिव कण। भैया एब्रेसिव कण ही होते हैं जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि किसमें लगे होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील में, वही तो कटाई करने का काम करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील के जो लक्षण है उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ग्राइंडिंग व्हील यानी कि अपघर्षक, अपघर्षक जिसे हम लोग हिंदी में एब्रेसिव कणों को क्या बोलते हैं, अपघर्षक या एब्रेसिव कण। ठीक है, अपघर्षक या एब्रेसिव कण। दूसरा हमको क्या पढ़ना है कि इन कणों का साइज
कितने साइज में ये कण उपलब्ध होते हैं। जिस हिसाब की यानी कि जिस तरह की हमको क्या करनी है, ग्राइंडिंग प्रक्रिया करनी है, उसी तरह का कण हम लोग क्या करते हैं, उसी साइज का कण हम लोग उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना कि पहला हो गया एब्रेसिव, और एब्रेसिव का साइज कटाई के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कणों का ग्रिट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो कणों का साइज है उसको हम लोग ग्रिट में व्यक्त करते हैं, या इसी को आप लिख लीजिए ग्रेन साइज। ठीक है, कणों का ग्रिट या ग्रेन साइज। तीसरा क्या हो गया, बॉन्ड या बंधक। अब देखिए ये पहिया है, ठीक है, पहिए को हमने रूप दिया है, तो हम क्या करेंगे, क्या ये जो हमारे कण रहेंगे पाउडर के फॉर्म में या चूरे के फॉर्म में रहेंगे, तो क्या ये ऐसे आपस में चिपक जाएंगे और कटाई प्रक्रिया करेंगे? नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोहार को देखा होगा, अगर लकड़ी में क्या है, लकड़ी का अगर कारपेंटर है, लकड़ी में कहीं होल है तो वो क्या करता है, बुरादा लेता है और उसमें क्या मिलाता है, फेविकोल मिक्स करता है और उसके बाद उस होल में भर देता है, ठीक है, ऊपर से फिनिशिंग कर देता है। उसी तरह जब हमको ग्राइंडिंग व्हील बनाना है तो इन कणों को आपस में चिपकाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड या बंधक। कई तरह के होते हैं, कहाँ उपयोग होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेन साइज कितने तरह का होता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एब्रेसिव या घर्षक कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण हैं। 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। चौथा क्या हो गया, बॉन्ड का ग्रेड। चौथा क्या हो गया, बॉन्ड का ग्रेड। अब देखिए भैया, अब वही लोहार वाला एग्जांपल ले लीजिए। जैसे लोहार को कितनी मजबूती के साथ जो बुरादा है उसको लकड़ी में चिपकाना है, ठीक है, तो फेविकोल का जो मतलब कठोरता है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। तो अगर देखिए हमको बहुत ही मुलायम मटेरियल की हमको ग्राइंडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा लोड इस ग्राइंडिंग व्हील पे नहीं पड़ना है, तो हम क्या करेंगे, कोई सॉफ्ट ग्रेड वाला क्या उपयोग करेंगे, बॉन्ड उपयोग करेंगे, जो क्या करेगा, इन कणों को थोड़ा नरमता से क्या करेगा, आपस में चिपकाएगा। और दूसरा एक बॉन्ड रहेगा, अगर लोहार की भाषा में बोले दूसरा एक फेविकोल रहेगा, वो क्या रहेगा, बहुत ही हार्ड रहेगा, यानी कि उन कणों, वो जो है एब्रेसिव कणों को बहुत ही ज़्यादा कठोरता के साथ आपस में चिपकाए रखेगा, निकलने नहीं देगा। तो यही क्या है, पहले हम लोग बॉन्ड का प्रकार देखेंगे बॉन्ड में, और फिर देखेंगे बॉन्ड का ग्रेड, यानी कि कौन सा जो है बॉन्ड कठोर है, कौन सा बॉन्ड क्या है, नरम है। पांचवा देखेंगे क्या है, पहिए का स्ट्रक्चर। पहिए का स्ट्रक्चर, ये भी आपसे पूछता है। तो देखिए पहिए का स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम क्या कर दें, जैसे मान लीजिए लोहार की भाषा में समझिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो अगर फेविकोल की मात्रा, यानी कि लकड़ी का बुरादा लोहार ले रहा है और उसमें क्या कर दे, फेविकोल की मात्रा ज़्यादा कर दे, तो क्या होगा, जो ये बुरादा होगा वो क्या होगा, दूर दूर हो जाएगा और फेविकोल उसमें ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो लकड़ी में बुरादे के कण हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर हम कोई ग्राइंडिंग व्हील बना रहे हैं और उसमें क्या कर दें, बॉन्ड बहुत ज़्यादा भर दें और एब्रेसिव कण कम कर दें, तो जो एब्रेसिव कण हो जाएंगे दूर दूर हो जाएंगे ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, खुला प्रकार का। क्यों, क्योंकि जो एब्रेसिव कण रहेंगे दूर दूर रहेंगे। और दूसरा हम लोग क्या करें, अगर हम लोगों ने बॉन्ड मटेरियल बहुत कम डाला और एब्रेसिव कण बहुत ही ज़्यादा कर दिया, तो जो एब्रेसिव कण होंगे बहुत ही पास होंगे, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, यानी कि सघन हो जाएगा। तो यही सभी चीज़ें हम लोग को जो है पढ़नी है इस पूरे ग्राइंडिंग व्हील के चैप्टर में, और यहीं से कैसे प्रश्न बनता है मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण में। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एब्रेसिव या अपघर्षक कण कितने तरह के होते हैं, कहाँ किनका उपयोग होता है और यहाँ से क्या प्रश्न बनती। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अपने नोट्स में, और नोट्स जरूर बनाइए अगर सिलेक्शन लेना है तो, और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई जरूरी नहीं कि मेरे लेक्चर से ही नोट्स बनाइए, आप किसी का भी लेक्चर देख रहे हो, गूगल से पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ों को छाट के अपना नोट्स
जरूर बनाइए। सिलेक्शन लेना है तो, ना लेना है तो कोई बात ही नहीं। देखिए एब्रेसिव कणों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है प्राकृतिक, ठीक है, दूसरा क्या होता है? कृत्रिम। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर अगर हम लोग जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो। प्राकृतिक में देखिए क्या आता है, प्राकृतिक में हमारा आ गया बालू, दूसरा क्या आ गया? कोरंडम। आपके यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, कोरंडम है, कार्बोरंडम अलग चीज़ है। कोरंडम और कार्बोरंडम दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? प्राकृतिक में क्या आएगा? कोरंडम, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? एमरी, और चौथा क्या हो गया? डायमंड, ठीक है। तो ये अगर प्राकृतिक अपघर्षक की बात करें तो ये हमारे कैसे अपघर्षक होते हैं? ये हमारे होते हैं प्राकृतिक अपघर्षक, ये 4 होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिंथेटिक अपघर्षक की, यानी कि कृत्रिम अपघर्षक की। तो इसमें सबसे पहला आता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कार्बोरंडम भी बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड इज आल्सो नोन एज कार्बोरंडम, ठीक है। कृत्रिम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंथेटिक, ठीक है, जिसको हम लोग बनाते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या अंतर है कि इसको हम लोग क्या करते हैं? भट्टी वगैरह में पका के बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। अब सिलिकॉन कार्बाइड में लिखिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। यह कार्बन तथा सिलिकॉन के रासायनिक संयोजन से प्राप्त किया जाता है। अगला जो पॉइंट लगा के ऐसे स्टार लगा के लिखिए, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? ये हरे भूरे रंग का हीरे की तरह चमकने वाला, सभी चीज़ें लिखते जाइए, सभी प्रश्न हैं। ये हरे भूरे रंग का हीरे की तरह चमकने वाला पदार्थ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इसे हम लोग कहाँ बनाते हैं? इसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको सही बहुत क्लियर ना दिख रहा हो क्योंकि छोटा छोटा चीज़ें लिख रही हैं, बोर्ड छोटा है, बहुत ही जल्दी बड़ा बोर्ड बनवा लिया जाएगा, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो इसे विद्युत भट्ठी में बनाया जाता है। पूछ भी सकता है कभी कभी कि कहाँ बनाया जाता है, तो विद्युत भट्ठी में बनाया जाता है। अब जो चौथा टर्म आता है वो आता है इसका उपयोग। ठीक है, तो इसके उपयोग में लिखिए, यह अपेक्षाकृत अधिक कठोर तथा भंजनशील होता है, यानी कि जो इसकी कठोरता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और भंजनशील का मतलब ब्रिटल होता है, यानी कि बहुत जल्दी अगर इस पर दबाव पड़ता है तो ये टूटने लगता है। जो भी भंगुर मटेरियल होता है उस पर कोई टेंसाइल फोर्स लगे या उसको हैमरिंग करें हम लोग तो क्या होता है? टूट जाता है। सभी मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ाया है। इसलिए कम सुघट्य, और आप इसको क्या लिख सकते हैं? कम सुघट्य और कम कठोरता वाले पदार्थों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो किस लिए उपयुक्त है? अपेक्षाकृत ज़्यादा कठोर होता है। अब देखिए कम कठोरता वाले पदार्थों के लिए उपयुक्त क्यों है? हर चीज़ का रीजन होता है। अब देखिए ये भी कठोर है, और बहुत ज़्यादा जब कठोरता वाले पदार्थ की मटेरियल की हम लोग क्या करेंगे? इस पे जो है ग्राइंडिंग करेंगे तो क्या होगा? ये
कठोर है, इस पर लोड पड़ेगा, यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो भी कठोर रहेगा, तो क्या करेगी, इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स होगा। जब फोर्स होगा तो इसके जो कण रहेंगे वो टूट टूट के ग्राइंडिंग व्हील से निकल जाएंगे और हमारा ग्राइंडिंग व्हील क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये भी कठोर है, तो बहुत ज़्यादा कठोरता वाले पदार्थों की जो ग्राइंडिंग है इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला जो हमारा एब्रेसिव है वो कौन सा है, वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला जो हमारा कृत्रिम एब्रेसिव है वो क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कैसे बनेगा अभी मैं ये भी आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे दूसरा वाला कौन सा है कृत्रिम में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड कोरंडम। हालांकि और नामों से इसको पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप जान जाइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फ्यूज्ड कोरंडम, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूज्ड एल्यूमिना, फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो अगर आपसे दूसरे नाम से भी पूछे तो आप उसके लिए तैयार रहें। अब देखिए इसमें लिखिए यह बॉक्साइट द्वारा विद्युत भट्ठी में बनाया जाता है तथा लाल भूरे रंग का होता है, तथा लाल भूरे रंग। तो दो प्रश्न आपके बन गए, विद्युत भट्ठी में बनाया जाता है, दूसरा इसका जो कलर है वो कैसा होता है, वो होता है लाल भूरे रंग का। ठीक है, अब आइए देखते हैं यूज इसका कहाँ पे किया जाता है। इसका यूज लिखिए, स्टील की ग्राइंडिंग में, मुख्यतः आप लिखिए स्टील की ग्राइंडिंग में। ठीक है, तो इसका उपयोग ये पूछा गया है, कहाँ उपयोग होता है, स्टील की ग्राइंडिंग में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मुख्य एब्रेसिव कण। अब प्रश्न आपसे कैसे बनेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसका रंग कैसा है, तो हरा भूरा बताएंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रंग कैसा है, तो लाल भूरा बताएंगे। कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो स्टील की ग्राइंडिंग में उपयोग किया जाता है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ पे उपयोग किया जाता है, स्टील की ग्राइंड में। कम कठोरता वाले, अगर हमको कम कठोरता वाले पदार्थों की ग्राइंडिंग करनी है तो उसमें हम लोग किस एब्रेसिव का उपयोग करेंगे, तो सिलिकॉन कार्बाइड का। मैंने अभी यूज में उसको लिखाया था। पांचवा प्रश्न आपसे बनता है कि निम्न में से कौन कृत्रिम अपघर्षक है, निम्न में से कौन कृत्रिम अपघर्षक है। तो तीन ऑप्शन आपको यहाँ से दे देगा, बालू, कोरंडम, एमरी, और चौथा ऑप्शन यहाँ से दे देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दे देगा सिलिकॉन कार्बाइड। तो इन दोनों में से जो रहेगा वो हमारा रहेगा कृत्रिम अपघर्षक। ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछता है। अब आइए दूसरे हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एब्रेसिव। उसके बाद क्या पढ़ना है, एब्रेसिव का ग्रिट। ठीक है, एब्रेसिव का ग्रिट, यानी कि जो एब्रेसिव के कण हैं उनका साइज क्या है, उनको हम लोग किस आधार पे बांटते हैं। और यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बस सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस आपको इसमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या है, सभी चीज़ें आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से प्रश्नों को कर ले जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेक्चर को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण में जो दूसरा लिखिए वो लिखिए अपघर्षक या एब्रेसिव का ग्रिट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि अपघर्षक या एब्रेसिव का ग्रिट हम लोग निकालते कैसे हैं, कैसे पता करते हैं कि इसका ग्रिट क्या है। तो 1 इंच में क्या निकालते हैं, 1 इंच लंबाई में ग्रेनों की संख्या, 1 इंच लंबाई में ग्रेनों या कणों की संख्या। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि
हम लोगों ने कोई दूरी ले लिया किस पे, ग्राइंडिंग मिल पे, और उसके 1 इंच में कितने कण हैं, एब्रेसिव कण हैं, उसी के आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रेन साइज निकालते हैं। प्रश्न पूछा गया है तो आप यहाँ पे लिखिए ग्रेन साइज या ग्रिट का निर्धारण कैसे करते हैं। तो 1 इंच लंबाई में ग्रेनों की संख्या से ग्रिट का निर्धारण या ग्रेन साइज का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए 4 टाइप के उपलब्ध होते हैं ग्रेन साइज। यहाँ पे हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ग्रिट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रिट में लिखिए, पहला लिखिए कोर्स। ठीक है, पहला कोर्स टाइप का ग्रेन साइज, दूसरा है मीडियम, तीसरा है फाइन, और चौथा है वेरी फाइन। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा मैं ही बताऊंगा। सबसे यहाँ पे लिखिए 10, 12, 14, 16 लिखते जाइए, बस नोट्स में अपने लिखते जाइए, 20, 24 सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मीडियम में लिखिए 30, 36, 46। अब आपको याद कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। 54, 60, यहाँ पे लिखिए 80, 100, 120, 150, 180। ठीक है, अगला लिखिए 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि ये है नंबर। अब आप समझ गए कि ग्रेन साइज को, ग्रिड को कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए कोर्स अगर ग्रिड रहेगा तो 1 इंच में कितने कण रहेंगे, 10 कण, मात्र 10 कण रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्स साइज का। तो देखिए 10 से 24 कोर्स हो जाएगा। याद करने का तरीका ये है। मीडियम 30 से 60, यानी कि इसके बीच में अगर कोई संख्या आपको दे दे, आपसे पूछेगा कि 46 नंबर का जो ग्रेन साइज है वो किस तरह का ग्रिड है, यानी कि किस तरह के ग्रेन साइज को व्यक्त करता है। तो आपसे पूछेगा कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो आप क्या बताएंगे, भैया 46 कहाँ आता है, 30 से 60 के बीच में आता है। तो 30 से 60 के बीच में क्या था, मीडियम साइज के, यानी कि जो इसका ग्रिड है वो क्या है, मीडियम है। इसी तरीके से फाइन वाले में आपको याद करना है 80 से 180। आपसे पूछे 150 जो ग्रेन साइज है वो किस तरह का ग्रिड को व्यक्त करता है, तो आपसे ऑप्शन देगा कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो देखिए फाइन के बीच में आ रहा है 150, तो क्या हो जाएगा, जो कण का ग्रिड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। इसी तरीके से वेरी फाइन में आपको याद करना है 220 से 600। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जो लोग प्रश्नों को करते होंगे, क्वेश्चन बैंक वगैरह होगा तो उठा के प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। तो ये क्या थे, ये थे हमारे ग्रेन ये साइज, या इसे हम बोलते हैं एब्रेसिव या अपघर्षक का ग्रिड। ठीक है, तो दूसरा लक्षण हमारा हो गया ग्राइंडिंग व्हील का। तीसरा आप लिखिए एब्रेसिव बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए कण हो गया, कणों का साइज हो गया। अब पहिया बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, फेविकोल। मैंने आपको लोहार की भाषा में बताया था ना कि बुरादा और फेविकोल। तो बुरादा हमारे पास हो गया, बुरादे का साइज हो गया। अब हमको क्या चाहिए, फेविकोल चाहिए, जिसको मिला के हम लोग क्या कर सकें, ग्राइंडिंग व्हील बना सकें। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एब्रेसिव बंधक, अपघर्षक बंधक, या उसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्रेसिव बॉन्ड। ठीक है, तो तीसरा आप हेडिंग डालिए एब्रेसिव बॉन्ड। यहाँ से ही बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। कई तरह के बॉन्ड हमारे होते हैं, तो आइए देखते हैं। तीसरा आप हेडिंग डालिए एब्रेसिव बॉन्ड। कई तरह के बॉन्ड होते हैं, तो पहला आप सबसे लिखिए विट्रिफाइड बॉन्ड। पहला आप क्या लिखेंगे, विट्रिफाइड बॉन्ड। ठीक है, इसमें देखिए आपको जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट लगा के लिखिए, इस प्रकार के बॉन्ड
फेल्सपार, फेल्सपार हमारा एक मटेरियल होता है, फेल्सपार, क्ले तथा फेल्सपार, क्ले तथा क्वार्ट्ज, इसे ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज को मिलाकर विद्युत भट्ठी में बनाए जाते हैं, विद्युत भट्ठी में बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, लगभग 80% ग्राइंडिंग व्हील, लगभग 80% जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, इसी बॉन्ड के बनाए जाते हैं, इसी बॉन्ड के बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, सरफेस स्पीड ऑफ विट्रिफाइड बॉन्ड व्हील इज 1990 RPM। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भैया जो विट्रिफाइड बॉन्ड से ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाएगा उसकी सरफेस स्पीड यानी कि जो सतह की गति है, यानी कि एक तरह से RPM ग्राइंडिंग व्हील घूमता है ना, तो उसकी सतह की गति क्या होनी चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो उसकी सतह की गति क्या होनी चाहिए, 1990 RPM, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपसे फिर से भी पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा जो पहला बॉन्ड था, वो था हमारा विट्रिफाइड बॉन्ड। अब अगला बॉन्ड, जो अगले बॉन्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो क्या है, खनिज या मिनरल बॉन्ड। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा बॉन्ड आता है वो क्या है, खनिज बॉन्ड या मिनरल बॉन्ड। तो यहाँ पे दूसरा जो बॉन्ड लिखिए वो क्या है, खनिज या मिनरल बॉन्ड। अब इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है हमारा सिलिकेट बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, दूसरा क्या हो गया, मैग्नीशिया बॉन्ड, दूसरा हो गया मैग्नीशिया बॉन्ड। यानी कि मिनरल बॉन्ड को और खनिज बॉन्ड को हम यानी कि जो खनिज बॉन्ड है उसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, पहला हो गया सिलिकेट बॉन्ड और दूसरा हो गया मैग्नीशिया बॉन्ड। ठीक है, तो आपको सबसे पहला जो यानी कि जो पॉइंट आपको याद रखना है सिलिकेट बॉन्ड से, वो क्या याद रखना है कि इसका प्रयोग आर्द्र ग्राइंडिंग यानी कि वेट ग्राइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है कि सिलिकेट बॉन्ड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आर्द्र ग्राइंडिंग में। अब आर्द्र ग्राइंडिंग क्या होती है, तो जब हमको बहुत ज़्यादा हाई सरफेस फिनिश प्राप्त करनी होती है या किसी बहुत ज़्यादा कठोर मटेरियल की हमको ग्राइंडिंग करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने इंडस्ट्री वगैरह में गए होंगे, देखा होगा ऊपर से लिक्विड गिरता रहता है सफ़ेद कलर का। ठीक है, तो उसी तरह का आर्द्र ग्राइंडिंग हम लोग यानी कि पहिए पे और पहिए के बीच में, पहिए और जो हमारा जॉब रहेगा उसके बीच में लिक्विड गिरता रहेगा, तो आर्द्र ग्राइंडिंग करेंगे हम लोग हाई सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो सिलिकेट बॉन्ड का जो उपयोग है, वहाँ पे जो पहिया बना होता है ग्राइंडिंग व्हील, जब हम लोग आर्द्र ग्राइंडिंग में करते हैं तो वहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील बना होगा उसमें कौन सा बॉन्ड उपयोग रहेगा, उसमें सिलिकेट बॉन्ड का उपयोग रहेगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्या है कि इसका प्रयोग आर्द्र ग्राइंडिंग में वेट ग्राइंडिंग किया जाता है। दूसरा है भैया कि जब हम लोग आर्द्र ग्राइंडिंग करते हैं यानी कि वेट ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या उपयोग करते हैं, दूसरा प्रश्न आपसे ये बनता है। ठीक है, यानी कि जो स्नेहक हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो इससे भी आपसे प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे लिखिए जल के साथ समान मात्रा में
समान मात्रा में पैराफीन, ठीक है। यानी कि जल जितना रहेगा, अगर हम लोगों ने 5 लीटर जल लिया तो 5 लीटर हम लोग क्या करेंगे, पैराफीन हमारा क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो ये 2 प्रश्न आपसे यहाँ से बनते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं मैग्नीशिया बॉन्ड की तरफ, ठीक है। मैग्नीशिया बॉन्ड में आप लिखिए, ये खुली हवा में क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है तथा केवल शुष्क ग्राइंडिंग के लिए उपयोग होता है। तो मैग्नीशिया बॉन्ड से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब आइए बढ़ते हैं अगले जो है बॉन्ड की तरफ। वो हमारा क्या है, वो है हमारा कार्बनिक या ऑर्गेनिक बॉन्ड, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, सिलिकेट बॉन्ड को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से, ठीक है। सिलिकेट बॉन्ड को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। जबकि बात करें विट्रीफाइड बॉन्ड की, विट्रीफाइड बॉन्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, समझ रहे हैं ना। विट्रीफाइड बॉन्ड इसके पहले मैंने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। सिलिकेट बॉन्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा तीसरे टाइप का बॉन्ड है वो आता है कार्बनिक बॉन्ड, ठीक है। तीसरा जो हमारा बॉन्ड का टाइप है वो क्या है, कार्बनिक बॉन्ड। उसमें भी 3 तरह के मुख्यतः क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, यानी कि बंधक होते हैं। तो तीसरा आप यहाँ पे लिखिए, कार्बनिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, कौन कौन से, पहला हो गया सैलाक बॉन्ड, ठीक है। इसे सैलिक बॉन्ड भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, सैलाक बॉन्ड। दूसरा क्या हो गया, रेजिनाइज्ड बॉन्ड, रेजिनाइज्ड बॉन्ड। तीसरा क्या हो गया, रबर बॉन्ड, ठीक है। यानी कि अगर आप कार्बनिक बॉन्ड की बात करें तो इसमें 3 बॉन्ड मुख्यतः आते हैं, ठीक है। रेजिनाइज्ड बॉन्ड, या इसे हम लोग रेजिन बॉन्ड भी बोलते हैं, सैलाक बॉन्ड और रबर बॉन्ड, ठीक है। इसे सैलाक बॉन्ड को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। रेजिनाइज्ड बॉन्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, या इसे रेजिन बॉन्ड भी बोलते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए, रेजिन बॉन्ड, ठीक है। और रबर बॉन्ड को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जो प्रदर्शित करने वाली चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सैलिक बॉन्ड की, ठीक है। सैलिक बॉन्ड की अगर बात करें तो जो अगर बात करें तीनों बॉन्ड की, तो तीनों बॉन्ड कहाँ पे प्रयोग होते हैं, तीनों बॉन्ड में इलास्टिसिटी होती है, यानी कि ठीक है, इलास्टिक मटेरियल की जो है क्या करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा के लिखिए कि जो तीनों बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं, ये बॉन्ड टफ और इलास्टिक होते हैं, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड क्या होते हैं, टफ और इलास्टिक होते हैं, ठीक है। और सैलिक बॉन्ड के बारे में आपको क्या रखनी है, 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, पहला आप लिखिए हाई सरफेस फिनिश, यानी कि सैलिक बॉन्ड क्या देता है, हाई सरफेस फिनिश। हाई, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछेगा हाई सरफेस फिनिश के लिए किस बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, तो सैलिक बॉन्ड आप बताएंगे, ठीक है। हाई सरफेस फिनिश, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, इलास्टिक ग्राइंडिंग व्हील के लिए, इलास्टिक ग्राइंडिंग व्हील अगर हमको बनाना है, ठीक है। यानी कि अगर प्रत्यास्थ ग्राइंडिंग व्हील बनाना है तो हम लोग मुख्यतः किसका उपयोग करते हैं, इलास्टिक ग्राइंडिंग व्हील बनाना है
तो उसके लिए हम लोग मुख्यतः किसका उपयोग करते हैं, सैलक बॉन्ड, ठीक है, या इसे हम लोग सैलाक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये 2 प्रश्न आपको सैलाक बॉन्ड से याद रखने हैं। बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हाई सरफेस फिनिश चाहिए तो हम लोग किस बॉन्ड का उपयोग करेंगे, सैलाक बॉन्ड का। इलास्टिक ग्राइंडिंग व्हील बनाना है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सैलाक बॉन्ड का। तो ये थे हमारे बॉन्ड। अब जो चौथा टॉपिक लिखिए, चौथा टॉपिक क्या है, ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता या ग्रेड, ठीक है। लक्षण में भी हम लोगों ने देखा था ना। तो चौथे पॉइंट में लिखिए ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण हम लोग चौथा पढ़ रहे हैं, क्या, ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता या ग्रेड, ठीक है। अब देखिए कठोरता या ग्रेड मैंने आपको पहले बताया कि जिस मजबूती के साथ जो बॉन्ड है वो एब्रेसिव कणों को आपस में बांध के रखता है, वही क्या कहलाता है, वही उसका ग्रेड या कठोरता कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा बॉन्ड क्या होगा, बहुत अच्छा मजबूत रहेगा तो एब्रेसिव कणों को आपस में चिपका के रखेगा। हम उससे बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग भी करेंगे तब भी वो हमारा जो एब्रेसिव कण होंगे उससे टूट के निकलेंगे नहीं। तो यही क्या कहलाती है, यही हमारी कहलाती है ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता या ग्रेड। अब आपको इससे पहली बात याद रखनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड है या कठोरता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहिए की कठोरता या ग्रेड को अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे लिखिए कैपिटल, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर हैं, ग्रेड को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए आप चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में प्रदर्शित किया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक प्रदर्शित किया जाएगा। अब भैया आपसे अगला प्रश्न आता है कि ए क्या प्रदर्शित करेगा, जेड क्या प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे लिखिए ए जेड। ए क्या प्रदर्शित करता है, ए ग्रेड वाले पहिए का बॉन्ड सबसे क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। यानी कि जो इसकी कठोरता है, ए क्या रहेगा, सबसे कम कठोर रहेगा, और जेड क्या रहेगा, सबसे अधिक कठोर रहेगा, ठीक है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि ए ग्राइंडिंग व्हील की अगर ग्रेड की बात करें तो ए क्या प्रदर्शित करता है, सबसे कठोर बॉन्ड वाला पहिया, सबसे मुलायम बॉन्ड वाला पहिया, इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों। तो ए क्या प्रदर्शित करेगा, सबसे मुलायम बॉन्ड वाला जो पहिया रहेगा वो प्रदर्शित करेगा। जबकि जेड की बात करें तो जेड क्या प्रदर्शित करेगा, सबसे कठोरतम बंध वाला पहिया, यानी कि जो इसके बॉन्ड रहेगा क्या रहेगा, बहुत ही अधिक कठोर रहेगा, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ एब्रेसिव कणों को आपस में बांधे रखेगा। जबकि ए वाला जो बॉन्ड है ये क्या रहेगा, मुलायम रहेगा, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ एब्रेसिव कणों को आपस में नहीं बांधे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ऐसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, ए से एच, एच से क्या हो गया, सॉरी आई से टी, ए से एच, आई से टी तथा यू से जेड। ए से एच क्या हो गया, सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है। आई से टी क्या हो गया, मीडियम ग्रेड, ठीक है। यू से जेड क्या हो गया, हार्ड ग्रेड। समझ गए आप। अब आपसे पूछे कि मीडियम ग्रेड वाला ऑप्शन कौन सा है, तो आपको ऐसे दे देगा एच से एच,
आई से टी, यू से जेड। तो मीडियम वाला क्या हो जाएगा, आई अक्षर से, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं ना। चीज़ों को समझिए, एक बार समझ लीजिए, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। और जल्दबाजी वाला काम करेंगे तो कभी चीज़ें समझ नहीं आएगा आपको, इधर से उधर यूट्यूब पे 10 लेक्चर देखते ही रहेंगे। अगर बढ़िया से चीज़ों को पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, तो एक ही लेक्चर में आपका सभी काम हो जाएगा। तो ए से एच हमारा क्या रहेगा, सॉफ्ट ग्रेड, आई से टी मीडियम ग्रेड, और यू से जेड हमारा किस में रहेगा, हार्ड ग्रेड। ठीक है, तो ये थी हमारे ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता या ग्रेड। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए क्या प्रदर्शित करता है, जेड क्या प्रदर्शित करता है, और यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगला जो 5वां है वो क्या है ग्राइंडिंग व्हील के लक्षण में, ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया था कि एब्रेसिव कण अगर पास पास हैं और दूर दूर है, उसके आधार पर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसको भी प्रदर्शित करने का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम आपसे पूछता है। तो आप 5वां हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर में आप फिगर से समझ लीजिए, एक हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, एक हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील है। मान लीजिए ये सभी क्या है, ये सभी एब्रेसिव कण है, ठीक है, और एक हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, तो देखिए दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, यानी कि इसमें क्या है, एब्रेसिव कण ज़्यादा है, जबकि जो बॉन्ड मटेरियल है, यानी कि जो बंधक पदार्थ है, जो एब्रेसिव कणों को आपस में बांध रहा है, वो कम है। यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड मटेरियल है वो ज़्यादा है, जबकि एब्रेसिव कण क्या है, एब्रेसिव कण कम है। तो अब आपको सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील है उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिखिए, इसे 1 से 15 तक की संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला प्रश्न ये बनता है। ठीक है, किसी बुक में आपको 1 से 16 तक का नंबर भी दिया रहेगा कि इसे 1 से 16 तक की संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है किसी बुक में। तो वहाँ पे आपको परेशान नहीं होना, एग्जाम में जब आपको ऑप्शन देगा तो वो एक ही देगा, या 1 से 15 देगा या 1 से 16 देगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में दोनों दे दे, 1 से 15 भी दे दे, 1 से 16 भी दे दे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन देगा, तो जो भी ऑप्शन आपका रहेगा 1 से 15 रहेगा, 1 से 16 रहेगा, तो आपको वो टिक करना है। तो इसे 1 से 15 तक की संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात तो हो गई भैया। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्रेड को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे थे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा। तो यहाँ पे बात आती है कि एक क्या प्रदर्शित करता है और 15 क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग क्या होगा, मतलब होगा ना। तो यहाँ पे लिखिए, एक नंबर वाला स्ट्रक्चर अत्यधिक बंद प्रकार का होता है, अत्यधिक बंद प्रकार का होता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए डेंस या सघन। ठीक है, अब डेंस या सघन का मतलब क्या है भैया, कि इसमें जो है एब्रेसिव कण ज़्यादा रहेंगे। बंद प्रकार का मतलब क्या, कि एब्रेसिव कण एकदम पास रहेंगे, जबकि 15 वाला क्या, ये स्ट्रक्चर अधिक खुला प्रकार का होता है, अत्यधिक खुला प्रकार का होता है। अब यहाँ पे आप ऐसे फिगर बना के यहाँ पे 1 नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे 15 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, तो ताकि आपके माइंड में क्या रहे, फिगर के हिसाब से सभी चीज़ें बनी रहे। इसमें क्या लिख लीजिए, 15 नंबर, यानी कि देखिए खुला प्रकार का स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें क्या रहेगा, बॉन्ड मटेरियल ज़्यादा रहेगा, जबकि एब्रेसिव जो कण रहेंगे कम रहेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी प्रश्न कर ले जाएंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि अगर 15 नंबर का स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड मटेरियल ज़्यादा रहेगा कि एब्रेसिव कण ज़्यादा रहेगा। तो अगर 15 नंबर का स्ट्रक्चर है तो बॉन्ड मटेरियल ज़्यादा रहेगा, 1 नंबर का स्ट्रक्चर है तो एब्रेसिव कण ज़्यादा रहेगा। ऐसे आपसे प्रश्न पूछता है। अब अगला पॉइंट इसमें लिखिए, जो प्रश्न पूछता है,
ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो स्टार लगा के लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए स्टार लगा के, इसी में लिखिए। आपसे प्रश्न पूछा है कि जो ये खुला प्रकार का स्ट्रक्चर है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि किस तरह के पदार्थों के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए खुला प्रकार का स्ट्रक्चर, खुला प्रकार का स्ट्रक्चर। ठीक है, चीज़ों का आप समझ लेंगे तो कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा आप कर ले जाएंगे। खुला प्रकार का स्ट्रक्चर किस लिए प्रयोग किया जाएगा, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि जो हार्ड वाला यानी कि जो डेंस वाला स्ट्रक्चर रहेगा या एक नंबर वाला स्ट्रक्चर रहेगा या अत्यधिक बंद प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा, उसको किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो हार्ड मटेरियल के लिए, हार्ड मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये प्रश्न बनता है अधिक खुला प्रकार वाला स्ट्रक्चर। अब प्रश्न देखिए कैसे पूछ सकता है, प्रश्नों को निकालने का प्रयास करिए। मेरा मेन मोटिव यही कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे 2 लोग ही क्लास देखें लेकिन जो भी देखें लास्ट तक देखें तो उनका कॉन्सेप्ट क्या हो, पूरा क्लियर हो जाए। तो अब देखिए, अब आपसे यहाँ पूछा है प्रश्न, प्रीवियस एग्जाम में पूछा है कि अत्यधिक खुला प्रकार का स्ट्रक्चर किस लिए प्रयोग किया जाएगा, तो सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले उल्टा करके कि 15 नंबर वाला स्ट्रक्चर किस लिए प्रयोग किया जाएगा या 14 नंबर वाला स्ट्रक्चर किस लिए प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पे भी आप क्या बताएंगे, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। प्रीवियस एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया कि अत्यधिक बंद प्रकार का स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो किस प्रकार के पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या मानेंगे, हार्ड मटेरियल। ठीक है, कठोर पदार्थ के लिए। और यही प्रश्न आपसे अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि 1 नंबर वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील में अगर 1 नंबर का स्ट्रक्चर है तो वो किस लिए प्रयोग होगा, तो भैया 1 नंबर वाला बंद प्रकार वाला सब एक ही तो है, वो भी किसके लिए प्रयोग होगा, वो भी हार्ड मटेरियल के लिए ही उपयोग होगा। चीज़ें आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ से क्या प्रश्न बनता है ग्राइंडिंग से। ठीक है, तो अभी जाइएगा मत, अभी बहुत ही ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आने वाली है। ठीक है, और जो लोग भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि लगे रहेंगे तभी कुछ होगा। क्योंकि आपको पता है जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं इसी में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो आगे वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आपको कंडीशन पता ही है कि सरकार की नीतियाँ कुछ बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। तो जो ही वैकेंसीज आपने जो भी फॉर्म भरा है, जैसे अगर आप बात करें फिटर की, तो अगर TG2 की वैकेंसी वगैरह में आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है तो बहरहाल यूपी आर्मी और TGT का को भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि यूपी में आपको जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, मैं भी यूपी से भी बिलोंग करता हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह की वहाँ पर प्रक्रियाएँ होती हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन फिर भी आप लगे रहिए, क्योंकि अगर आपका पर्पज़ गवर्नमेंट जॉब है तो आपको ये तो भाई वेट तो करना पड़ेगा, लगना तो पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है। मान लीजिए एक आपको एग्जाम्पल दिया है प्रश्न, आपको प्रश्न दिया है 200 गुणते 30 गुणते 70 WA 46 L6V, ये प्रश्न आपको दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये सभी चीज़ें हैं, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझिए कि यहाँ पे 200 क्या प्रदर्शित कर रहा है, 30 क्या प्रदर्शित कर रहा है, 70 क्या प्रदर्शित कर रहा है, WA क्या प्रदर्शित कर रहा है, 46 क्या प्रदर्शित कर रहा है, L क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला 6 क्या प्रदर्शित कर रहा है और V क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए कि ग्राइंडिंग व्हील की विशिष्टताएं। यहाँ पे हेडिंग डालना मैं भूल गया, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए ग्राइंडिंग व्हील की विशिष्टताएं। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, हेडिंग डाल लीजिए ग्राइंडिंग व्हील की विशिष्टताएं या स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब देखिए भैया, मैंने जब आपको लेथ का स्पेसिफिकेशन पढ़ा था तो स्पेसिफिकेशन है क्या, विशिष्टताएं है क्या, जिस आधार पर हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जिससे अगर हम फ्रिज लेने जाते हैं मार्केट में तो हम क्या बताते हैं, भैया हमको 185 लीटर का फ्रिज चाहिए, 175 लीटर का फ्रिज चाहिए। ठीक है,
ये नॉर्मल चीज़ें हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपयोग होती हैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एसी लेना है आपको, तो आप उससे जाएंगे तो क्या कहेंगे, 1 टन का एसी चाहिए। वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके हाल पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा आपका हाल है। 2 टन का एसी चाहिए, 3 टन का एसी चाहिए। उसी तरीके से जब हम लोग मार्केट में जाएंगे, हमको ग्राइंडिंग व्हील लेना है, तो हम दुकानदार को बताएंगे ना भैया कि हमको ग्राइंडिंग व्हील ऐसे ऐसे पदार्थ की ग्राइंडिंग करनी है, उसमें ये बॉन्ड चाहिए, उसमें ये वाला एब्रेसिव कण चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है, जिस आधार पर हम किसी चीज़ को मार्केट से खरीदते हैं वही उसका कहलाता है स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को समझना है कि 200 क्या प्रदर्शित कर रहा है, 30 क्या प्रदर्शित कर रहा है, 70 क्या प्रदर्शित कर रहा है, WA क्या प्रदर्शित कर रहा है, 46 क्या प्रदर्शित कर रहा है, L6 और V। सभी चीज़ों को समझिए। तो 200 क्या है, पहिए का व्यास, पहिए का ये व्यास ग्राइंडिंग व्हील होगा भैया, तो ग्राइंडिंग व्हील कुछ ऐसा होगा ना, ठीक है। तो ये जो टोटल व्यास है यही हमारा क्या किससे प्रदर्शित किया जाएगा, 200 से, यानी कि 200 उसका क्या है, पहिए का व्यास है। 30 क्या है, पहिए की मोटाई, पहिए की मोटाई, 30 क्या है, पहिए की मोटाई। 70 क्या है, होल का व्यास। अब भैया जब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील लेंगे तो उसको किसी मोटर पे लगाएंगे ना, मोटर या किसी सॉफ्ट पर लगाएंगे तभी वो घूमेगा, तभी तो हम लोग जो है उस पर कोई भी ऑपरेशन करेंगे। तो ये वाला जो व्यास दिया है, ये जो बीच में होल बना है ग्राइंडिंग व्हील के, वो जो व्यास दिया है वो उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, 70 से। अब जो अगला आता है वो आता है WA, यानी कि एब्रेसिव कण, एब्रेसिव कण। तो यहाँ पे ए क्या प्रदर्शित कर रहा है कि कौन सा एब्रेसिव कण हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। ए क्या प्रदर्शित कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैंने अभी आपको क्या बताया, एब्रेसिव कण कई तरह के होते हैं ये बताया ना, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्राकृतिक में बनाया एमरी, कोरंडम, डायमंड। तो ये जो पहला वाला रहेगा हम उससे कहेंगे भैया कि हमको ये वाला एब्रेसिव कण यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला हमको क्या चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला हमको ग्राइंडिंग व्हील चाहिए। अगला देखिए 46 क्या प्रदर्शित करेगा, कणों का ग्रिड। 46 क्या प्रदर्शित करेगा, कणों का ग्रिड प्रदर्शित करेगा, यानी कि कणों का साइज क्या है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था, तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, 46 कणों का ग्रिड, यानी कि ये कैसा है, यानी कि जो कणों का ग्रिड है वो किस तरह का है, मीडियम साइज का, क्योंकि 46 किस में आ रहा था, मीडियम वाले में आ रहा था ना। एल क्या प्रदर्शित करेगा, बॉन्ड का ग्रेड, ठीक है। अभी आपको मैंने ग्रेड बताया ना, ग्रेड क्या होता है, जिस कठोरता के साथ बॉन्ड एब्रेसिव कणों को बांधता है। तो एल हमारा क्या प्रदर्शित करेगा, बॉन्ड का ग्रेड। 6 क्या प्रदर्शित करेगा, पहिए का स्ट्रक्चर, पहिए का स्ट्रक्चर। पहिए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शित करते हैं, 1 से 15 तक। तो 6 क्या प्रदर्शित करेगा, पहिए का स्ट्रक्चर। V क्या प्रदर्शित करेगा, बॉन्ड का प्रकार, ठीक है। तो V अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सभी चीज़ें बताई थी कि भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। V से हमने क्या देखा था, विट्रीफाइड बॉन्ड। S से क्या देखा था, सिलिकेट बॉन्ड। E से क्या देखा था, सैलक बॉन्ड। B से क्या देखा था, रेजिन बॉन्ड। और R से क्या देखा था, रबर बॉन्ड देखा था ना। तो यहाँ पे अगर V लिखा है तो कौन सा हम लोग बॉन्ड उपयोग कर रहे हैं, विट्रीफाइड बॉन्ड। अगर यहाँ पे E लिख दे तो कहेगा कि कौन सा बॉन्ड उपयोग कर रहे हैं, सैलक बॉन्ड। R लिख दे तो कौन सा बॉन्ड उपयोग कर रहे हैं, रबर बॉन्ड। इसी तरीके से स्ट्रक्चर बदल सकता है, पहिए का ग्रेड बदल सकता है, ग्रेन का साइज बदल सकता है, एब्रेसिव कण बदल सकता है। अब आपसे प्रश्न में कैसे पूछेगा एग्जाम में, आपको ऐसे ही एक दे देगा, ये वाला तो बहुत कम देता है, इसको नहीं देता है क्योंकि ये साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। आपको मुख्यतः कौन सा देता है एग्जाम में, मुख्यतः ऐसे ही एक स्ट्रक्चर आपको दे देता है और आपसे पूछेगा कि 46 क्या प्रदर्शित करता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, एब्रेसिव कण, एब्रेसिव कण का साइज, बॉन्ड, बॉन्ड का ग्रेड। तो 46 क्या प्रदर्शित करता है, एब्रेसिव कणों का साइज या कणों का ग्रेड को प्रदर्शित करता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा एल क्या प्रदर्शित करता है, ऐसे एक पूरा प्रश्न दे देगा, उसमें पूछेगा कि एल क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एब्रेसिव कण, कणों का ग्रिड, बॉन्ड का ग्रेड और पहिए का स्ट्रक्चर। तो एल क्या प्रदर्शित करता है, एल प्रदर्शित करता है हमारा बॉन्ड का ग्रेड। इसी तरीके से 6 आप पूछेगा कि 6 क्या प्रदर्शित करता है, तो 6 प्रदर्शित करता है पहिए का स्ट्रक्चर। और V क्या प्रदर्शित करता है,
तो वी प्रदर्शित करता है हमारा बॉन्ड का प्रकार। तो आपसे ऐसे प्रश्न हो सकता है, यहाँ पे आर वी दे दिया और पूछेगा बताइए ग्राइंडिंग व्हील की एक विशिष्टताएं दी गई हैं, इसमें कौन से बॉन्ड का प्रयोग हो रहा है। तो वी आपको पता है कि वी हमारा क्या प्रदर्शित करता है, विट्रीफाइड बॉन्ड। तो आपको 4 ऑप्शन जो दिया रहेगा आप उसमें क्या टिक करेंगे, विट्रीफाइड बॉन्ड। यहाँ पे दे देगा बी, आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये एक पहिए की विशिष्टताएं प्रदर्शित की गई हैं, जिसके बाद ये लिखा रहेगा तो बताइए इस ग्राइंडिंग व्हील में किस बॉन्ड का उपयोग हुआ है। 4 बॉन्ड आपको दे देगा, विट्रीफाइड बॉन्ड दे देगा, रेजिन बॉन्ड दे देगा, सेलाक बॉन्ड दे देगा, रबर बॉन्ड दे देगा। तो बी किस बॉन्ड को प्रदर्शित करता है, मैंने अभी आपको बताया कि रेजिन बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। तो आप कौन सा आंसर टिक करेंगे, रेजिन बॉन्ड वाला उपयोग करेंगे। बाकी आप सभी समझदार हैं, कोई भी प्रश्न ऐसे पूछे तो आप प्रश्नों को कर ले जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा दोष। ठीक है, वेल्डिंग पहिए में दोष कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां से भी प्रश्न बनता है। तो सिंपल प्रश्न है लेकिन उसको देख लेते हैं। अब देखिए 3 दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 3 दोष उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से। पहला होती है हमारी दरारें, यानी कि जब सही से हमारा ग्राइंडिंग व्हील को, अब देखिए ग्राइंडिंग व्हील में क्या करते हैं, बॉन्ड और एब्रेसिव कोड को मिला के भट्ठी में सही से पकाया जाता है उसके बाद हमारा क्या बनता है, उसके बाद हमारा ग्राइंडिंग व्हील बनता है। तो आप सबसे पहले डालिए ग्राइंडिंग व्हील में उत्पन्न दोष। ठीक है, पहला क्या हो गया, पहला हो गया दरारें, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील में क्या हो जाती है, फट जाता है एक तरह से ग्राइंडिंग व्हील, जब उसको सही से भट्ठी में पकाया नहीं जाता है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। इंटरनल भी पड़ सकते हैं, यानी कि अंदर अंदर दरारें पड़ जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, लोडिंग। तीसरा क्या हो गया, ग्लेजिंग। ठीक है, अब देखिए लोडिंग और ग्लेजिंग हम लोग क्या समझ लेते हैं, एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए लोडिंग में क्या होता है कि जब हम लोग कोई ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे कण के रूप में ग्राइंडिंग चिप्स के फॉर्म में छोटे छोटे कण के रूप में कटिंग होती है, यानी कि जो चिप्स निकलते हैं वो छोटे छोटे कणों के रूप में निकलते हैं। तो वो जो कण है वो क्या हो जाते हैं, एब्रेसिव कणों के बीच में भर जाते हैं, तो जिससे हमारा जो सही से कटाई क्रिया नहीं कर पाता है ग्राइंडिंग व्हील, उन कणों के भरने के कारण, यानी कि लोडिंग हो जाने के कारण। ठीक है, छोटे छोटे कण निकले तो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जाके जो स्पेस है एब्रेसिव कणों के बीच में उसमें जाके भर गए, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कटाई क्षमता हो जाती है ग्राइंडिंग व्हील की वो कम हो जाती है। मैं समझा रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ग्लेजिंग क्या है, ग्लेजिंग से प्रश्न पूछा गया है कि जब आपका बहुत ज़्यादा मटेरियल जो एब्रेसिव कण का क्या होता है, हार्ड होता है, तो जब हम लोग उससे ग्राइंडिंग करते हैं तो बहुत जल्दी उसके कण टूटते हैं। भाई जो भी चीज़ हार्ड रहेगी वो क्या हो जाएगी, टूटती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो उसके कण टूट टूट के पहले निकल जाते हैं और हमारा जो बॉन्ड है वो बचा रह जाता है। यानी कि ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड है, एब्रेसिव कण है, तो एब्रेसिव कण टूट टूट के निकल गए और जो हमारा बॉन्ड है वो बचा रह गया और पहिया हमारा क्या हो गया, एकदम चिकना हो गया। ठीक है, एब्रेसिव कण जब टूट के निकल जाएंगे, बॉन्ड बचेगा तो भाई एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लेजिंग। तो लोडिंग में क्या होता है, एब्रेसिव कण टूट टूट के लोडिंग में क्या होता है, जो हमारे चिप्स निकलते हैं वो कणों एब्रेसिव कणों के बीच में भर जाते हैं, जिससे उसकी कटाई क्षमता कम हो जाती है, वो कहलाता है लोडिंग। और ग्लेजिंग क्या है कि अपघर्षक कण टूट टूट के निकल जाते हैं, पहिए में खाली हमारा बॉन्ड बचा रह जाता है, पहिया हमारा एकदम चिकना चमकदार हो जाता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है ग्लेजिंग। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं, मैं लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है। अब देखिए दरारें, अगला प्रश्न क्या बनता है कि ग्राइंडिंग व्हील में दरारों का पता लगाने के लिए कौन सी जांच करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए दरारों का पता लगाने के लिए एक्सरे जांच का उपयोग करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, एक्सरे जांच का उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा इन दिनों को याद रखिए कि लोडिंग और ग्लेजिंग को सही करने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं, कौन कौन सा, ड्रेसिंग क्रिया की जाती है, यानी कि फिर से कटाई कोर को सही करने के लिए तो कौन सी क्रिया की जाती है, ड्रेसिंग। ये सभी को नॉर्मली पता ही है। अब आइए 1-2 नोट हम लोग लिख लेते हैं। नोट पहले लिखिए
यानी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं नोट, 1-2 नोट आप लिखिए। पहला लिखिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सभी। टंगस्टन कार्बाइड, ये प्रश्न पूछा गया है। टंगस्टन कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा एब्रेसिव प्रयोग होता है? तो कौन सा एब्रेसिव प्रयोग होता है? डायमंड। ठीक है, यानी कि टंगस्टन अगर कार्बाइड की हमको ग्राइंडिंग अप्लाई करनी है तो कौन सा हम लोग एब्रेसिव उपयोग करेंगे? डायमंड का उपयोग करेंगे। दूसरा नोट मैंने आपको बता दिया कि व्हील की, दूसरे नोट में आप लिख लीजिए क्योंकि नोट से पढ़ने में एग्जाम समय में आसानी होती है, कि व्हील की लोडिंग एवं ग्लेजिंग हो जाने पर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? पहिए को सही करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो व्हील की लोडिंग एवं ग्लेजिंग हो जाने पर उसको सही करने के लिए ड्रेसिंग का ऑपरेशन किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ वही आप अपना नोट बना के लिख लीजिए, बहुत आपको काम आएगा। लोडिंग या ग्लेजिंग हो जाने पर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ड्रेसिंग का ऑपरेशन किया जाता है। अगला नोट लिखिए। अगला सभी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी, नोट्स के माध्यम से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि घिसाई पहिए की कठोरता व्यक्त की जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न के माध्यम से इसलिए मैंने बताया कि आपको लगे कि हाँ जो चीज़ें पढ़ा है उससे प्रश्न बनता है। आपसे पूछा है कि पहिए की कठोरता व्यक्त की जाती है, तो आपको दे देगा 4 ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको क्या बताना है? पहिए की कठोरता या ग्रेड किससे व्यक्त किया जाता है? तो वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा पहिए की कठोरता या ग्रेड को व्यक्त किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो ग्राइंडिंग का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ